हेलो फ्रेंड्स, मुस्कान टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं रविंदर यादव। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पॉलिटेक्निक और आईटीआई के जो छात्र हैं उनके लिए इंटरनल वायरिंग का सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं ऑनलाइन माध्यम के द्वारा, जो कि पूरे यूट्यूब पर कहीं आपको नहीं मिलेगा। कई छात्रों ने हमें मैसेज भेजा, रिक्वेस्ट किया और खुद मैंने भी सर्च किया तो देखा कि इस प्रकार की कोई वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल ही नहीं है। बाकी आपको मशीन से संबंधित, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, बेसिक इलेक्ट्रिकल से संबंधित, पावर सिस्टम से संबंधित हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन इंटरनल वायरिंग जो ईडीडी फर्स्ट और सेकंड का जो सिलेबस है वो पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि इंटरनल वायरिंग का सिलेबस ख़त्म कराया जाए, ताकि जो पॉलिटेक्निक और आईटीआई के छात्र हैं जिनको कोचिंग का लाभ नहीं मिल पाता है वो लोग इस यूट्यूब पोर्टल के माध्यम से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो इंटरनल वायरिंग से संबंधित टॉपिक में हम लोगों ने दो चार चीज़ें खत्म की हैं, जैसे कि लैंप का जो कंट्रोलिंग सर्किट होता है, एक स्थान से कंट्रोल करना, दो स्थान से कंट्रोल करना, और लैंप को 3 या 3 से अधिक स्थानों से कंट्रोल करना, खुला गलियारे की प्रकाश व्यवस्था, बंद गलियारे की प्रकाश व्यवस्था, ये सारे टॉपिक हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियोस मौजूद हैं। अगर उसके बाद भी आप लोग, इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, चाहे तो आप लोग वहाँ से भी सर्च करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल वायरिंग। इंटरनल वायरिंग का मतलब क्या होता है, क्या काम करता है, इंटरनल वायरिंग करते क्यों हैं, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो मतलब सीधा सा समझ लीजिए कि आज का जो टोटल टॉपिक है वो इंटरनल वायरिंग के इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है। आपको बस बताया जाएगा कि इंटरनल वायरिंग होती क्या है। तो पहले तो समझिए, देखिए, जो पूरा होल इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है वो 4 भागों में क्लासीफाइड किया जाता है। जो पूरा होल इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो 4 भागों में, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल जनरेशन, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथा होता है इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन। मतलब सबसे पहले बिजली पैदा की जाती है, बिजली को पैदा करने के बाद उसको हाई वोल्टेज पे क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन पर भेजा जाता है। दूसरे सब स्टेशन पर आने के बाद उसके लो वोल्टेज पर, हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करते हैं, लो वोल्टेज पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। मतलब कि गांव-गांव, जो आपके गांव में जो एक पोल पर 3 फेज और 4 वायर, यहाँ पर मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है कि 3 फेज और 4 तार की जो लाइन गाँव में दौड़ी रहती है वो जनरली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहलाती है। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या किया जाता है कि घरों में कनेक्शन दिया जाता है। सभी को एक फेज का और एक न्यूट्रल का कनेक्शन देते हैं हम, और जो कनेक्शन दिया जाता है इसी को सर्विस कनेक्शन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है वो 4 भागों में बट गया। बिजली को पैदा किया गया, बिजली को हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट किया गया, बिजली को लो वोल्टेज पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और उसके बाद सर्विस कनेक्शन के माध्यम से लोगों को घरों में कनेक्शन दे करके उसका क्या किया गया, उपयोग किया गया। उपयोग करने का मतलब उसको यूटिलाइज करना, उसको उस बिजली की ऊर्जा का दोहन करना, खत्म करना, वो कहलाता है यूटिलाइजेशन। तो इस प्रकार से 4 भागों में बट जाता है। अब इंटरनल वायरिंग में पढ़ते क्या हम लोग, तो इंटरनल वायरिंग का मतलब होता है कि घर में जितना आपका जो घरेलू संस्थान दिखाई दे रहा है, जैसे कोई रेजिडेंशियल भवन हो गया, या कोई आवासीय मकान जिसको कहते हैं, या फिर कोई सार्वजनिक भवन हो गया, जैसे कि गांव का जो पंचायत भवन होता है, या कोई विद्यालय हो गया, वहाँ पर पंखा चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होगी, बल्ब को जलाने के लिए, हीटर चलाना है, कूलर चलाना है, अपने घर में फ्रिज चलाना है, तो सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो सीधे सी भाषा में ये समझ लीजिए कि घरेलू विद्युत उपकरणों को चलाने के लिए जो विद्युत बिंदु या विद्युत सप्लाई देने की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए जो तार स्थापन किया जाता है उसी को इंटरनल वायरिंग कहते हैं। अब चारों ओर से तार लचबिया कर क्या कर देंगे, बिछा देंगे, वो सिस्टम के अंतर्गत नहीं आएगा ना। तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया, और उसी के जो नियम है, कानून है, कायदे कानून है, उसको पढ़ा जाता है किसके अंतर्गत, इंटरनल वायरिंग के अंतर्गत। तो आइए आज हम बात करते हैं कि इंटरनल वायरिंग करने से पहले जो यूटिलाइज किया जाता है बिजली का, वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है घर में। सबसे पहले आपके गाँव में, आपकी कॉलोनी में या आपके शहर में आप लोगों ने देखा होगा कि पोल ऐसे सड़क के किनारे या सड़क के साथ साथ
चलता है, उस पर 3 फेज, ऊपर वाले जो 3 तार होते हैं वो तीनों फेज होते हैं और नीचे न्यूट्रल वायर क्या होता है, चलता है। तो 3 फेज और 4 तार चलता है। और वहाँ से जब कोई कनेक्शन लेता है तो एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जब कनेक्शन लिया जाता है तो कनेक्शन का तार सबसे पहले एनर्जी मीटर में आता है। एनर्जी मीटर से और पोल के बीच में जो ये आपको पोल दिखाई दे रहा है, इस पोल से और एनर्जी मीटर के बीच में जो तार जा रहा है, इसमें बीच में कहीं भी कटिंग नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट तार जाएगा एनर्जी मीटर में। और एनर्जी मीटर में अगर आप लोगों ने सिंगल फेज का कनेक्शन लिया तो एक फेज और एक न्यूट्रल जाता है। 3 फेज का कनेक्शन जब लेते हैं तो 3 फेज और एक न्यूट्रल जाता है। लेकिन हम लोग इंटरनल वायरिंग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, तो इंटरनल वायरिंग में एक फेज और एक न्यूट्रल ही जाएगा। सिंगल फेज का कनेक्शन ही जनरली, या ये कहें कि सिंगल फेज के जितने लोड होते हैं उसी को इंटरनल वायरिंग के अंतर्गत रखा जाता है। आगे वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे 3 फेज का भी कनेक्शन पढ़ा जाएगा, मोटर के कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिंगल फेज कनेक्शन की बात करेंगे। अब एनर्जी मीटर से जो सप्लाई होती है वो बाहर निकल करके आपके घर में लगे हुए मेन स्विच बोर्ड में जाती है। ये आपका मेन स्विच बोर्ड है, जिसको कि DPIC स्विच बोर्ड भी कहा जाता है। पूरा नाम होता है इसका डबल पोल आयरन क्लैड। डबल पोल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फेज और न्यूट्रल 2 पोल जा रहे हैं, 2 तार जा रहे हैं, सीधा समझ लीजिए। तो एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया, तो 2 पोल की इसकी पोलरिटी होती है। और लोहे से चूंकि ये ढका हुआ होता है, इससे ढक्कनदार बक्से के अंदर कवर किया गया रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल पोल का आयरन क्लैड, यानी कि लोहे से ढका हुआ डिब्बा या स्विच कह सकते हैं इसको। DPIC मेन स्विच बोर्ड। मेन स्विच बोर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा अगर इसको हम ऊपर उठाएंगे तो ये क्या हो जाता है, दोनों जो आपको दिख रहा है ये टर्मिनल यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब डिस्कनेक्ट होगा तो जो सप्लाई वायर होगा वो कट जाएगा मेन सप्लाई से, लाइन यानी कि जो करंट होगी आगे सप्लाई फ्लो नहीं होगी और आपका धारा यहीं से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मेन स्विच बोर्ड। अब इसके बाद जब फिर इसको नीचे गिराएंगे तो ये इस सप्लाई के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। जैसे ये कनेक्ट होगा सप्लाई फिर आगे जाएगी, आपको यहाँ से सप्लाई मिलना चालू हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका मेन स्विच बोर्ड। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मेन स्विच बोर्ड के बाद जो 2 तार ये बाहर निकलते हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल जो बाहर निकलता है, यह फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर पूरे घर में क्या किया जाता है, दौड़ाया जाता है। क्लियर हो रही है बात ना? यानी कि इसके पहले जो हम लोगों ने स्विच बोर्ड का कनेक्शन पढ़ा था तो उसमें 2 तार क्या हो रहे थे, आ रहे थे, बोर्ड में 2 तार प्रवेश कर रहे थे। तो वो जो 2 तार आते हैं कहाँ से आते हैं, वो मेन स्विच बोर्ड से ही आते हैं। मेन स्विच बोर्ड से जो 2 तार ये निकल रहे हैं, ये दोनों तार फेज और न्यूट्रल जाते हैं कहाँ पर, स्विच बोर्ड में। अब यहाँ से क्या किया जाता है कि जो कनेक्शन करते हैं घर में, वो इंटरनल वायरिंग करने का 2 तरीका होता है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करने का, जो बिजली को डिस्ट्रीब्यूट कर अपने घर में जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका 2 सिस्टम होता है। एक होता है ट्री सिस्टम और दूसरा होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम। क्लियर हो रही है ना बात? यानी कि मेन स्विच बोर्ड के बाद जो सप्लाई वायर घर में पूरे दौड़ेगा वो 2 विधियों के द्वारा दौड़ाया जाता है। चलिए वो अब एक एक करके हम आपको बताते हैं कि ट्री सिस्टम क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम क्या होता है। तो पहला जो सिस्टम होता है ट्री सिस्टम। ट्री सिस्टम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक मेन ब्रांच होती है। जिस प्रकार पेड़ में एक मेन शाखा होती है और इस शाखा पर से कई ब्रांचेस निकली होती है, उसी प्रकार से ट्री सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक प्रकार होता है, जिसमें ये आपको दिख रहा है मेन स्विच बोर्ड है। मेन स्विच बोर्ड से जो 2 तार बाहर निकलते हैं वो दोनों तार क्या किए जाते हैं, पूरे घर में दौड़ा दिए जाते हैं और जगह जगह पर ये कटिंग लगा करके, जंक्शन बॉक्स लगा करके वहाँ से क्या करते हैं, घर में अलग अलग उपकरणों को चलाने के लिए सप्लाई दी जाती है। आप सीधे तौर पे समझ लीजिए कि यहाँ से एक फेज और न्यूट्रल पूरे घर में क्या कर दीजिएगा, दौड़ा दिया जाएगा। जैसे कि आपको एक आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश करें तो ये मान लीजिए कि ये आपका एक घर हो जाता है, ये आपका एक घर हो गया और यहाँ पर आपने लगाया है मेन स्विच बोर्ड। ठीक है, मेन स्विच बोर्ड में से ये 2 तार जो फेज और न्यूट्रल बाहर निकले, अब मान लीजिए कि ये एक रूम हो गया। दूसरे रूम में जब जाएंगे तो दूसरे रूम का ये छत हो गया मान लेते हैं, समझिएगा आसानी से, थोड़ा धैर्यतापूर्वक समझेंगे तो आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मान लीजिए कोई बोर्ड लगाया हमने, अब ये तार क्या होगा कि पूरे घर में ऐसे ही दौड़ा दिया जाएगा, फेज और न्यूट्रल पूरे घर में दौड़ जाएगा। ठीक है, अब इस बोर्ड में ये स्विच बोर्ड हो गया, स्विच बोर्ड में हमको सप्लाई की जरूरत पड़ेगी फेज और न्यूट्रल की। तो यहाँ क्या करेंगे ना कि एक लगा दिया जाएगा जंक्शन बॉक्स, कट करके यहाँ से फेज और कट करके यहाँ से न्यूट्रल ले लेंगे। फिर आगे अगर कोई रूम आता है, मान लीजिए कि ये एक दूसरा रूम हो गया, तो ये आगे जा रहा है दूसरे रूम में, ये मेन वायर जो है ये पूरे घर में दौड़ता रहेगा और यहाँ पे फिर स्विच बोर्ड लगाना है तो यहाँ पे कटिंग करके यहाँ से फेज ले लेंगे और यहाँ से कटिंग करके फिर यहाँ से एक न्यूट्रल ले लेंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर ये समझिएगा कि एक स्विच बोर्ड है जिसमें 2 स्विच लगे हुए हैं और 2 उपकरणों को हम कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ भी 2 स्विच लगे हैं, 2 उपकरणों को हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक,
तो यहाँ पर पूरे घर में एक मेन ब्रांच दौड़ी रहती है और जगह जगह पर जंक्शन बॉक्स इत्यादि लगा करके कटिंग करके हम क्या करते हैं, उपकरणों को सप्लाई देने का काम करते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। क्लियर हो रही है ना बात? तो ये होता है आपका ट्री सिस्टम, बट दिस सिस्टम इज वेरी ओल्ड एंड इन दिस सिस्टम वोल्टेज ड्रॉप इज मोर, बहुत ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है। यहाँ कटिंग है 4 जगह, इतनी दूरी में 4 जगह कटिंग हो गई, लास्ट वाले पॉइंट पर क्या होता है, वोल्टेज बहुत कम मात्रा में पहुंच पाता है। वोल्टेज जब नहीं पहुंचेगा, शुरू में वोल्टेज बढ़िया मिलेगा, लास्ट में वोल्टेज कम हो गया, जिसका रूम लास्ट में है उसको वोल्टेज कम मिलने लगा तो दिक्कत हो जाती है। इस प्रकार से मतलब कि वोल्टेज इवन नहीं रहता, पूरे रूम में वोल्टेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल नहीं होता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। सो ट्री सिस्टम हम लोगों ने समझ लिया। अब आपको बताते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम में क्या होता है कि इसके पहले ट्री सिस्टम पड़ा, पूरे घर में एक ही तार क्या दौड़ा दिया जाता था और कनेक्ट करके निकालते थे जहां जरूरत होती थी। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि ये जो मेन स्विच आपको दिखाई दे रहा है, मेन स्विच से जो तो तार बाहर निकलते हैं, वो मेन स्विच बोर्ड के बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाने में लगा करके और ये जो फेज और न्यूट्रल की जो सप्लाई है वो जाके पहले डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में कनेक्ट किया जाता है। ये आपको जो दिख रहा है एक प्रकार समझ लीजिए बस बार टाइप का सिस्टम होता है इसमें, और ये फेज हो जाता है वायर और ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। यानी कि ये पूरी सप्लाई, ये वाला जो छड़ हो जाता है, छड़ समझ लीजिए बस बार, ये फेज का वर्क करेगा और ये जो रॉड होती है ये न्यूट्रल की तरह वर्क करती है, ये जो पत्ती होती है न्यूट्रल की तरह वर्क करती है। अब क्या करते हैं कि एक तार इससे फेज और एक तार इससे न्यूट्रल, और एक तार इससे फेज और एक तार इससे न्यूट्रल क्या कर देते हैं। अब ये फेज न्यूट्रल मिल गया आपको, एक फेज न्यूट्रल मिल गया, इसके द्वारा क्या करते हैं पूरे घर में वायरिंग की जाती है। अब ये जो 2 तार जाएगा ये चला जाएगा कहाँ पर, स्विच बोर्ड में। यानी कि अब इसके बाद जो आपका पहला स्विच बोर्ड पड़ेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। हाँ, आप चाहें तो प्रत्येक एक परिपथ के लिए अलग अलग यहाँ पे फ्यूज लगा सकते हैं, यहाँ पे चाहें तो न्यूट्रल वायर के लिए न्यूट्रल लिंक लगा सकते हैं, प्रत्येक एक के लिए चाहें तो आप अलग अलग। अब यहाँ से आधुनिक मतलब कि स्टैंडर्ड जो वायरिंग की जा रही है, यहाँ पे क्या कर देते हैं, एमसीबी लगा देते हैं। स्विच ये हटा करके जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को रिप्लेस कर दिया गया, यहाँ पर एमसीबी का प्रयोग करने लगे हम लोग। एमसीबी से क्या होता है कि मेन स्विच बोर्ड से सीधे सीधे जब जाएगी सप्लाई तो एमसीबी में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्शन का अरेंजमेंट किया गया रहता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ऐसा सिस्टम नहीं होता है। और उसके द्वारा हम चाहें तो सर्किट को जब चाहें ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मतलब एडिशनल आपको फेज में फ्यूज और न्यूट्रल में न्यूट्रल लिंक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए एमसीबी का भी प्रयोग चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम में किस प्रकार से वायरिंग करते हैं। मेन स्विच बोर्ड से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लाइन आई और यहाँ से ये जो 2 तार निकलते हैं ये चले जाते हैं कहाँ पर, स्विच बोर्ड में। और स्विच बोर्ड से क्या करते हैं कि जितने उपकरण आपको कनेक्ट करना है उतने स्विच लगा करके और उतना आप क्या कर लीजिए, उपकरण लगाइए और कंट्रोल कीजिए। किस प्रकार से कंट्रोलिंग करनी है, इसके पहले स्विच बोर्ड का जो वीडियो बनाया हमने उस स्विच बोर्ड की वीडियो को देखिए और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देखिएगा तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाना चाहिए। मैं यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ से क्या होगा कि अब ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम खत्म। इस प्रकार से हम लोगों ने ये समझा कि जो आपका इंटरनल वायरिंग होता है वो 2 विधियों के द्वारा किया जाता है। एक पहला तो ट्री सिस्टम होता है और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम, जिसमें कि ट्री सिस्टम ओल्ड होने के कारण, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होने के कारण आजकल प्रयोग में नहीं लिया जा रहा है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम क्या है आपका आज का मॉडर्न सिस्टम है, इसीलिए ज़्यादातर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम का ही क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जो 2 तार बाहर निकल रहे हैं और जा रहे हैं कहाँ पर, स्विच बोर्ड में। तो स्विच बोर्ड में जब जाते हैं तो यहाँ पर अब 2 प्रकार से कनेक्शन किया जाता है। एक तो किया जाता है आपका जंक्शन बॉक्स मेथड और दूसरा होता है आपका लूप इन मेथड। ठीक है, 2 प्रकार से किया जाता है। कैसे करते हैं उसको बताते हैं। पहला होता है जंक्शन बॉक्स विधि और दूसरा होता है हमारा लूपिंग विधि। तो जंक्शन बॉक्स विधि क्या होती है और लूपिंग विधि क्या होती है उसको हम आपको समझाते हैं। देखिए ये दोनों ध्यान रखिएगा आप लोग कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम में ये 2 विधि यूज की जाएंगी। ट्री सिस्टम में तो ठीक है, जंक्शन बॉक्स लगा के केवल पूरा घर में क्या कर दीजिए, मेन ब्रांच से सप्लाई लेकर के और तार दौड़ा दिया जाता है। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम में ये जो 2 तार बाहर निकल रहे हैं, इन दोनों तारों को बोर्ड में या पूरे घर में दौड़ाने का 2 तरीका, जंक्शन बॉक्स विधि और लूपिंग विधि। करते क्या है, कभी ये जो 2 तार जाएगा, मान लीजिए कि ये आपका घर हो गया, घर में दीवार पर यहाँ पर हमने क्या लगाया, बोर्ड लगाया। ठीक है,
अब ये जो बोर्ड लगा हुआ है तो इसके साथ मान लीजिए कुछ स्विच वगैरह सॉकेट लगा होगा, ठीक। तो ज़्यादा हम आपको नहीं समझाते हैं, बस आप ये समझिए कि अब इसमें क्या होता है कि बोर्ड में एक फेज और एक न्यूट्रल क्या करता है, एंट्री करता है। एक फेज आता है और एक न्यूट्रल आता है। उसके बाद कनेक्शन इसमें किया जाता है। कैसे करते हैं वो वीडियो में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से जो दो तार बाहर मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से तार जाते हैं, ये क्या होता है कि यहाँ से ये चल रहा है, इसमें चला जाएगा और ये चला जाएगा इसमें, क्लियर। अब ये फेज वायर आया तो इसमें आपको इस प्रकार से कनेक्शन कर दिया जाता है। ये न्यूट्रल वायर आया तो न्यूट्रल ला करके यहाँ पे जुड़ जाता है, क्लियर। अब आपको यहाँ पर एक ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए कि अब आपको क्या करना है कि लाइन आगे लेके चलनी है। एक ही बोर्ड में तो आपके पूरे घर की वायरिंग हो नहीं जाएगी, दूसरा भी रूम होगा तो यहाँ पर क्या लगाया जाएगा, बोर्ड लगा रहेगा ना जी। तो यहाँ पर इस बोर्ड को भी कनेक्शन देने के लिए एक फेज और एक न्यूट्रल की जरूरत पड़ेगी। तो एक फेज और एक न्यूट्रल जब देने की जरूरत पड़ेगी तो क्या हम फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से एक नया तार लेकर के जाएंगे? तो उसका नियम होता है कि एक ये जो फेज और एक न्यूट्रल जा रहा है तो इस एक फेज और एक न्यूट्रल वायर के द्वारा 10 पॉइंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे मैं इसको लिखवाऊंगा आप लोगों को, इसका पीडीएफ में मैं इसको दूंगा, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि इस फेज और एक न्यूट्रल वायर के द्वारा 10 पॉइंट और 800 वाट का लोड कनेक्ट किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू रूल अगर 10 पॉइंट से अधिक होता है या 800 वाट से अधिक होता है तो तब जाकर के आप इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से अगले दो तार लेकर के जाएंगे। अगर इसके विदिन है, अंदर है, तो आपको इसी दोनों तारों के द्वारा कनेक्शन करना है। तो इसी बोर्ड का अगर लेते हैं तो इसमें कितने पॉइंट लगाए गए, स्विच लगाए हैं, 3 लगाए हैं। एक से बल्ब, पंखा और मान लो कि एक सॉकेट कंट्रोल कर लेते तो कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट। यानी कि इस दो तार के द्वारा 7 पॉइंट और कनेक्ट किए जा सकते हैं। आप उदाहरण से भी समझ लीजिए कि एक बोर्ड पे मान लो कि 5 उपकरण हमको कंट्रोल करना है। जैसे कि इसके द्वारा 2 बल्ब कंट्रोल करना है, बनाया नहीं हमने लेकिन उदाहरण बताते हैं। 2 बल्ब कंट्रोल करना है, 2 पंखा कंट्रोल करना है और एक 5 एम्पीयर का सॉकेट कंट्रोल करना है। तो टोटल पॉइंट हो कितने जाएंगे, 5 हो जाएंगे। लेकिन अगले रूम में भी अगर आपको ले जाना है, इसी प्रकार का कनेक्शन करना है, 2 बल्ब, 2 पंखा और एक 5 एम्पीयर का सॉकेट, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 10 पॉइंट हो जाएंगे आपके। अब लोड का निर्धारण किया जाएगा, लेकिन आप लोग अभी बस समझ लीजिए प्रत्येक एक उपकरण का लोड होता है, बल्ब का, पंखा का, वो मैं बताऊंगा आपको। तो पॉइंट के दृष्टिकोण से अगर देखें तो इन दोनों तारों के द्वारा इन दोनों स्विच बोर्डों की वायरिंग की जा सकती है, क्लियर ना। अब इस बोर्ड को कनेक्शन देने के लिए यही तार आगे क्या करना पड़ेगा, हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहीं से जब तार को आगे बढ़ाते हैं तो 2 विधियां प्रयोग की जाती है, जंक्शन बॉक्स और लूपिंग मेथड। क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर ये जो फेज और न्यूट्रल यहाँ से आ रहा है, इनकमिंग वायर है और जो बोर्ड में जाने वाला है, तो यहाँ पर अगर हम एक जंक्शन बॉक्स लगा दें और यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स लगा दें तो यहाँ से ये तार तो आगे चला जाएगा, ये इसको चला गया फेज, इसको चला गया इस प्रकार से, और यहीं से जंक्शन बॉक्स लगा करके फेज और न्यूट्रल यहाँ से हम ले लेंगे। तो इसको भी कनेक्शन मिल जाएगा, इसी तार के द्वारा इस बोर्ड को भी क्या हो गया, कनेक्शन मिल गया। तो इन दोनों तारों के द्वारा हम लोगों ने दोनों बोर्ड की वायरिंग कर ली। नियम के हिसाब से 10 पॉइंट ही हुए। तो इस प्रकार से ये वायरिंग की जाती है। ये विधि क्या कहलाती है, जबकि जंक्शन बॉक्स विधि कहलाती है। हेल्स अगर इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि जो लोड की संख्या इसमें कम है, लोड इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 4 और कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से जंक्शन बॉक्स लगा करके आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक ये तार आगे बढ़ता जाएगा जब तक 10 पॉइंट और 800 वाट दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल न करे। क्लियर हो रही है बात। तो ये विधि इस प्रकार से कनेक्ट करने की जो विधि कहलाती है वो कहलाती है जंक्शन बॉक्स विधि। और दूसरा होता है हमारा लूपिंग मेथड, जिसमें अब थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जंक्शन बॉक्स विधि आजकल प्रयोग नहीं की जाती, केवल वहीं पर प्रयोग करते हैं जहां महंगा तार यानी कि कॉपर का तार प्रयोग करना है, वहीं पर जंक्शन बॉक्स विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि तार पर कटिंग हो जाती है, जगह जगह पर क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी, वोल्टेज का ड्रॉप बढ़ जाता है, लेकिन इसमें तार की क्या हो जाती है, बचत होती है, थोड़ा तार बच जाता है। इसीलिए नॉर्मल वायरिंग में जंक्शन बॉक्स विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा क्या होता है पर लूपिंग मेथड, तार कैसे बचता है वो हम आपको बताएंगे। देखिए इसमें कनेक्शन देने के लिए यहीं से कट करके क्या कर दिया गया, इसको कनेक्शन दे दिया गया है। जबकि लूपिंग मेथड में क्या होता है, ऐसा जंक्शन बॉक्स वगैरह कुछ नहीं लगाते हैं। ये फेज और न्यूट्रल जो जा रहा है आपका, ये डायरेक्ट इसमें एंट्री करता है, बोर्ड में प्रवेश करेगा फेज और न्यूट्रल अलग अलग,
न्यूट्रल जहाँ जाना जाएगा। अब आगे जब बढ़ाना होगा ना तो इस पॉइंट से क्या करते हैं कि फेज को कनेक्ट करके और यहाँ से हम फिर से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। और न्यूट्रल को यहीं से लूप करके और न्यूट्रल को भी क्या कर लिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है। क्लियर होगी बात? मतलब कि जंक्शन बॉक्स में क्या होता है कि जंक्शन बॉक्स में यहाँ पर कनेक्ट करके तार निकाल लेते हैं, फिर नीचे से तार बाहर लेकर के जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं से आगे बढ़ जाता है। जबकि लूपिंग मेथड में केवल वहीं पर ज्वाइंट पड़ता है जहाँ पर उपकरण का जो स्विच है उसके टर्मिनलों पर ज्वाइंट पड़ता है, बीच में कहीं भी ज्वाइंट नहीं पड़ेगा। ये भी आपका अब आगे जाना होगा तो जाएगा, नहीं तो ये दोनों तार इसमें क्या हो जाएंगे, इंटर कर जाएंगे। बाकी अगर यहीं पर हो गया तो खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर इस स्विच के टर्मिनल से क्या कर लिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। क्लियर हो रही है बात ना? अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर फ्यूज लगाया है, इस बोर्ड में फ्यूज लगा है तो फ्यूज के ऊपरी टर्मिनल से ही बाहर करके लूप कर दिया जाता है। तो उपकरण के जो आपका स्विच है उसके टर्मिनलों पर कनेक्ट करके निकालने की विधि क्या कहलाती है, आपकी लूप इन विधि कहलाती है, लूप इन पास विधि। और पहले वाला जो कनेक्शन किया जाता था वो जंक्शन बॉक्स लगा करके वो जंक्शन बॉक्स विधि कहलाती है। सो इस प्रकार से हम लोगों ने ये पढ़ा कि ट्री सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स सिस्टम में जंक्शन बॉक्स और लूपिंग मेथड के द्वारा किस प्रकार से वायरिंग की जाती है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो इंटरनल वायरिंग होती है उसके कितने प्रकार होते हैं और किस प्रकार से वायरिंग की जाती है और कौन सी वायरिंग का क्या महत्व होता है, कौन सी वायरिंग कहाँ की जाती है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।